अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंट्रोल सिस्टम 325 ट्रिपल ई के अंदर आज का टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ गियर सिस्टम्स। ये पिछले टॉपिक्स की कंटिन्यूशन है। पहले हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी किया था, फिर हमने रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम को देखा और अब उसी की एक्सटेंशन गियर ट्रेन्स की बात हो रही है, जिसमें ऐसे रोटेशनल सिस्टम जिनमें गियर इन्वॉल्व होता है उनकी हैंडलिंग को देखेंगे। आपकी जो गियर ट्रेन है उसमें आपकी फरारियाँ यूज़ होती हैं और आमतौर पे एक कपल के साथ आपका सिस्टम कनेक्टेड होता है। आपके फ़र्ज़ करें कि आपका एक सिस्टम R1 गियर से कनेक्टेड है और वो और दूसरा सिस्टम या आउटपुट सिस्टम आपका R2 गियर साथ कनेक्टेड है और ये दोनों गियर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसे केस में जो गरारी का जो रेडियस होगा वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें नंबर ऑफ टीथ्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। टार्क उसी तरह के पहले गियर पे जो टार्क अप्लाई होता है उसको कैपिटल टी से, और फिर उसके अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जैसा कि इसमें शो हो रहा है। एक ख़ास बात ये कि अगर आपका एक सिस्टम जो है वो इनपुट सिस्टम, अगर उस पर टार्क अप्लाई किया जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। लेकिन गियर्स की वजह से आपका जो आउटपुट सिस्टम है उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, जो इस केस में थीटा 2 है, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और इसी तरह उसका टार्क भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक इंट्रो। आपका जो इस तरह गियर सिस्टम्स हैं वो आपके आमतौर पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब आपने एक थोड़ी पावर से एक बड़े यूनिट को मूव करवाना हो, तो या फिर आपको स्पीड की वेरिएशन चाहिए हो, तो वहाँ पे आपको गियर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। या फिर आपके मशीन्स के अंदर, मोटर्स के अंदर अगर आपको स्लाइडिंग मोशन चाहिए हो, तो वहाँ भी गियर ट्रेन वगैरह बहुत आम यूज़ होती हैं। आपकी जो गियर ट्रेन है उसके अंदर गियर का रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस पे जो टीथ है उनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर रोटेशन को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, और उसके टॉर्क को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आम सिस्टम में होता है। पहले बैकलैश की बात कर लेते हैं। बैकलैश आपके सिस्टम में एक छोटा सा मैकेनिकल एरर होती है, डिज़ाइन प्रॉब्लम होती है। अगर आपके एक गियर कपल बनाया जाता है तो उसके अंदर ख्याल किया जाता है कि जो दोनों टीथ हैं वो आपस में फुली कनेक्टेड नहीं होते। यानी कि जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको कि आपका एक गियर का टीथ दूसरे गियर के साथ फुली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा। ये डिज़ाइन फॉल्ट है, ये इस वजह से ताकि दोनों सिस्टम के टीथ के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा रगड़ पैदा ना हो और ये ख़राब या टूट ना जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ये बेसिकली लिमिटेशन है सिस्टम की, और ये यूज़र टू यूज़र वेरी करती है या डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर वेरी करती है, लेकिन आमतौर पे रखी जाती है। इसकी वजह से आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पूरी पावर ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा पोर्शन इस बैकलैश की वजह से मिस हो जाता है। ये मैक्सिमम पावर 100% पावर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो हम इस आज की जो टॉपिक है इसमें जो गेट रेज हम अज्यूम करेंगे उसके अंदर बैकलैश को कंसिडर नहीं करेंगे, और हम अज्यूम करेंगे कि आपका 100% टॉर्क एक गियर से दूसरे गियर में ट्रांसफर हो रहा है। ये बेसिक रिलेशन है आपके गियर सिस्टम्स की। आपका रेडियस ऑफ R1 इंटू थीटा 1 इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2। यहाँ पे R सिस्टम का रेडियस है और थीटा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फिर आपको इसी की एक्सटेंशन नजर आएगी। यहाँ पे टार्क 1 और टार्क 2 की रेशियो इज इक्वल टू थीटा 2 और थीटा 1 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इंटू N1 ओवर N2। ये रिलेशन आप यूज करते हैं और बड़ी इंटेंसिवली यूज करते हैं। इसी को अगर आप रेसिप्रोकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखें तो थीटा 1 और थीटा 2, और ये रिलेशन बनेगी। ये सिंपल इसको उलट करके लिखा है समझाने के लिए। इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होगी इस स्लाइड की, और एग्जांपल्स के दौरान इसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ करेंगे।
लेकिन उससे पहले एक खास बात कि आपको ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पता है कि सिस्टम की आउटपुट और इनपुट सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो अगर आप इस सेटअप को देखें, इन सेटअप के दौरान में आपको नजर आएगा कि बेसिकली टार्क या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, अ, या हमें इनके हिसाब से ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करना होता है। जबकि गेयर्स का रेडियस या उसके नंबर ऑफ टीथ, ये वो क्वांटिटीज हैं, इंटरनल एलिमेंट्स हैं जिन जिन पे आपकी इक्वेशन, जिन वेरिएबल्स पे आपकी इक्वेशन ड्राइव कर रही होती है, ये इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं। तो बहरहाल, अ- अगर आप नंबर ऑफ टीथ की रेशियोज को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ देखें, तो अगर आपके पास आउटपुट सिस्टम की थीटा 2 हो और इनपुट सिस्टम की थीटा 1 हो, तो n1 ओवर n2 इसका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर आप सिस्टम के टार्क को चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो T1 ओवर T2 की जो रेशियो बनेगी वो N2 ओवर N1 बनेगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सिस्टम को हम टार्क 1 एज अ इनपुट अप्लाई करें और टार्क 2 हम एज आउटपुट हो, तो सिस्टम की जो ट्रांसफर वो हमारे N2 और N1 बनेगी। या दूसरे अल्फाज में, अगर आपका सिस्टम, आपका जो T2 है वो इक्वल होगा N2 और N1 इंटू T1 के, तो इन इक्वेशन से हम बेसिकली सारी मैनिपुलेशन करेंगे इक्वेशंस की। अब एग्जांपल देख लेते हैं सिस्टम की। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम टार्क अप्लाई कर रहे हैं इस एंड पे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो सिस्टम में रोटेशन पैदा हो रही है थीटा 1, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। फिर दो गियर्स लगे हुए हैं N1 और N2। उसके बाद हमें मोशन मिल रहा है थीटा 2 की फॉर्म में, और ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज है क्योंकि गियर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो सिस्टम का टार्क होगा दैट विल बी कॉल्ड T2। फिर आगे सिस्टम पे एक सिलेंडर लगा हुआ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे है, विस्कस फ्रिक्शन डी, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है जो फिक्स बॉडी से कनेक्टेड है। तो एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम हमारे जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं वो N1 N2 जे डी और के हैं, जबकि हमारे पास हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं T1 में, थीटा 1 और थीटा 2 में। तो पहले केस में, इस एग्जाम्पल के पहले केस में, अगर हम इंटरेस्टेड हैं सिस्टम में और हम सिस्टम को देखना चाहते हैं इस एंगल पे खड़े होके, यानी कि सिस्टम की आउटपुट पे खड़े होकर सिस्टम को देखना चाह रहे हैं, तो हमें सिस्टम कैसा नजर आएगा इसकी बात करते हैं। तो इस एंगल पे खड़े होने से हमें सिस्टम में डैम्पर उसी तरह नजर आएगा जैसा है के बी और जे बी। जबकि यहाँ पे हमें मोशन नजर आ रहा है थीटा 2 जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पे थीटा 1 जो कि गियर से बाहर आ रहा है, तो गियर बेसिकली इम्पैक्ट डालेंगे, और ये यहाँ पे हमारे पास थीटा 1 नहीं रहेगा, ये भी थीटा 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और फिर हमारे पास ये टार्क T1 जो है, ये भी हमारा अपडेट हो जाएगा T2 के हिसाब से, क्योंकि गियर्स हैं तो गियर्स बेसिकली यूँ समझे कि हमने यहाँ पे गियर्स को शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, तो बेसिकली थीटा 1 भी गियर्स को मिला के रिप्रेजेंट हो रहा है, और T1 भी हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है इस फॉर्म में। तो ऐसा करने पे जब हमें थीटा 1 को रिप्रेजेंट करना है थीटा 2 के हिसाब से, तो हम इस इक्वेशन को देख लें। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू N2 ओवर N1, ये रेशियो है। हम इंटरेस्टेड है थीटा 2 में, नंबर एक। नंबर दो, हमारा गियर ट्रेन भी चेंज हो रहा है, उसकी एंगल भी चेंज हो रहा है, लिहाजा हमारे पास अब T1 की बजाय हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो N2 और N1 साथ उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पॉइंट पे देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा ये सिस्टम ओवरऑल थीटा 2 ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली थीटा 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था। लेकिन हमारे पास जो टार्क 1 था, ये वाला टार्क, ये अपडेट हो जाएगा N2 ओवर N1 के साथ। हमारा टार्क
रिप्रेजेंट हो जाएगा अब n2 ओवर n1 के साथ। लिहाजा ओवरऑल सिस्टम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि हमारे पास ये जो टार्क वन था, अब ये गियर ट्रेन्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास क्लॉकवाइज की बजाय काउंटर क्लॉकवाइज शो हो रही है, जैसा कि हमारे पास इस डायग्राम में शो किया गया है। कि अब हम इस एंगल से, अगर आउटपुट के एंगल से सिस्टम को देख रहे हैं, तो हमें टार्क नजर आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिस्टम की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा टू की फॉर्म से, उसी तरह काउंटर क्लॉकवाइज, और जे डी और के पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह ही रहेंगे जिस तरह वो थे, क्योंकि एक्चुअल सिस्टम में जे डी और के थीटा टू के साथ डायरेक्ट के साथ ही एसोसिएटेड थे। इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से हमारे पास जो अब जो इक्वेशन बनेगी, जब इसको सिस्टम को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन जो बनेगी, उसमें हमारे पास T1 एक एलिमेंट होगा और थीटा टू एक एलिमेंट होगा। लिहाजा हम सिस्टम को का ट्रांसफॉर्मेशन आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज थीटा टू ओवर T1, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टार्क, या फिर अगर हम इंटरेस्टेड हों और वाइस वर्सा के टार्क T1 ओवर थीटा टू, हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन पहले केस में हम ज़्यादातर पहला केस ही यूज़ करते हैं। फिर अगर हम सेम सिस्टम को इनपुट के एंगल से देखें या इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ से खड़े होके, तो इसका सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हमारा सिस्टम है, टार्क पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, टार्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा वन, फिर गियर्स आ जाते हैं और थीटा टू। अब जो कि गियर्स बीच में इन्वॉल्व हो रहे हो, हम इस एंगल से खड़े होकर देख रहे हैं, तो गियर्स आगे की तरफ शिफ्ट होंगे या अपना इम्पैक्ट आगे की तरफ डालेंगे। ऐसे केस में हमारे जो गियर्स की रेशो होगी वो थीटा टू पे इम्पैक्ट डालेगी, यानी कि हमारे पास थीटा टू थीटा वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जो कि हमारे पास था थीटा टू इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को देख लें ऊपर वाले को, थीटा टू इज इक्वल टू एन वन ओवर एन टू थीटा वन। हम सिस्टम में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे थीटा टू को एन वन ओवर एन टू के हिसाब से। फिर जे जो था, ये भी हमारे पास थीटा टू के साथ एसोसिएटेड था, तो थीटा टू खत्म हुआ तो गेयर्स का इम्पैक्ट जे पे भी आएगा, डी पे भी आएगा और के पे भी आएगा, और उसी रेशियो से आएगा एन वन ओवर एन टू इंटू जे के हिसाब से डी एन वन ओवर एन टू और के एन वन ओवर एन टू। ये तो एक बात होगी फिजिकली। अब ये काम मैथमेटिकली कैसे होगा उसको देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास जो कि टार्क हम अप्लाई करें T1 और वो गियर से गुजर के यहाँ पे आ रहा था, तो हमारे टार्क भी अपडेट होगा दोबारा से N2 और N1 के की रेशो से। अच्छा, अब बेसिकली हमारा जो सिस्टम था उसके अंदर ये साइड जो थी वो मैकेनिकल साइड थी, यानी कि इक्वेशन जो बन रही थी पहले सिस्टम की, इस सिस्टम की, वो थी जे एस स्क्वेयर इंटू डी एस प्लस के, जो कि सिंपल रोटेशन सिस्टम की मैथमेटिकल इक्वेशन है, इनटू थीटा टू था। अब थीटा टू थीटा वन के हिसाब से रिप्रेजेंट हुआ, तो थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन इंटू एन वन ओवर एन टू हो गया था। लिहाजा हमारी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की, जे एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस के इंटू एन वन ओवर एन टू इंटू थीटा वन, यानी कि थीटा टू की बजाय थीटा वन की इक्वेशन लिखी गई है यहाँ पे, थीटा टू की इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड उसी तरह अपडेट हुई हमारी टार्क के हिसाब से, कि टार्क हमारा जो कि गेयर के बाद जो टार्क की वैल्यू थी वो इस तरह से बन जाएगी, तो टी वन इज इक्वल टू एन टू और एन वन। अब ये बेसिक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। इसमें हम गेयर्स के एलिमेंट को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पे और फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, तो ये हमें मिल जाएगा जे एन वन एन टू एस स्क्वेयर एन वन एन टू होल स्क्वेयर एन वन टू, यानी कि इस तरह से आपको इस फॉर्म में नजर आएगा। और इस इक्वेशन को अगर आप रीड्रॉ करें तो आपको ये चीज नजर आएगी, टार्क अप्लाई कर रहे हैं, टार्क काउंट क्लॉकवाइज अप्लाई कर रहे हैं, जो मोशन पैदा हो रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा वन, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जे आपका है जे एन वन एन टू एन वन ओवर एन टू स्क्वेयर, डी एन वन एन ओवर एन टू स्क्वेयर एंड के एन वन एन टू स्क्वेयर। ये इस तरह से सिस्टम बन जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा। यानी कि अगर सिस्टम को आप इस एंगल से खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको जो क्वांटिटीज नजर आ रही हैं
जिसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। अब ये जो सिस्टम आपको मिला है या फिर ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिली है, इसमें आपके पास टार्क टी भी अवेलेबल है और थीटा वन अवेलेबल है। लिहाजा आप इस फॉर्म में अगर सिस्टम को देखते हैं तो आपको जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो आपका टार्क और थीटा वन के बीच में होगा, यानी कि थीटा वन को आप आउटपुट अज्यूम कर लें और टार्क को इनपुट अज्यूम कर लें, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन इस इक्वेशन में मिलेगा। लेकिन अगर आपको थीटा टू के हिसाब से ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो आपको पहली फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको सिस्टम को बनाना पड़ेगा आउटपुट की रेशो से। अब इसका जो सारा जनरलाइज रिजल्ट है वो ये बनता है कि अगर आपने गियर ट्रेन को शिफ्ट करना है तो आप अपने इंटरनल एलिमेंट्स को इस तरह से बना लें कि आपके नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर्स ऑन अ डेस्टिनेशन शिफ्ट ओवर नंबर ऑफ टीथ ऑफ सोर्स शिफ्ट, इसका स्क्वायर ले लें। तो ये वही बात बन जाएगी। ये केस हमने यहाँ पे देखा था कि डेस्टिनेशन और सोर्स की रेशियो हमने लगा ली थी। मजीद इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अगली एग्जांपल के अंदर। अभी एक सिस्टम आपके सामने बना हुआ है जिसके अंदर आप टार्क टी1 अप्लाई कर रहे हैं इस एंड पे, तो सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सिस्टम का सिलेंडर है जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे है, विस्कस फ्रिक्शन डी1, फिर गियर रिटर्न आती है डी1 और डी2, और यहाँ पे आपको जो मोशन मिलेगा दैट इज थीटा टू काउंटर क्लॉकवाइज। ये आगे एक और सिलेंडर से जुड़ी है जिसका जो इसको जे टू का नाम दिया गया है। फिर ये जे टू एक विस्कस फ्रिक्शन डी टू से कनेक्टेड है और एक स्प्रिंग कांस्टेंट के टू से कनेक्टेड है फिक्स बॉडी के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो उसी तरह कि अगर आप इनपुट आप इंटरेस्टेड है टी1 में, और अगर आप इंटरेस्टेड है टी1 एज अ इनपुट और थीटा टू एज अ आउटपुट, तो आपको गियर्स को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ, यानी कि टार्क की तरफ। ठीक है, यानी कि यूँ समझिए आप इधर बैठे हैं और आप इस सिस्टम को देख रहे हैं इस एंगल से, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं थीटा वन में तो सिस्टम पे आपने आप खैर वो बात की बात है। ओके, तो ऐसे केस में जब आप इंटरेस्टेड है थीटा टू के हिसाब से, तो डी टू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना सिस्टम का। तो ऐसे केस में डी टू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, के टू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और जे टू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। थीटा टू आपका यहाँ पे आ रहा है, और गियर ट्रेन, अभी गियर ट्रेन आपकी शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ, लिहाजा जे वन पे गियर का इम्पैक्ट होगा और डी वन पे गियर का इम्पैक्ट आएगा। फिर आपका टार्क पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा और टार्क की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये काम किस तरह से होगा कि सबसे पहले तो जे पे अगर इम्पैक्ट पे डालें तो आपका जो जे वन है, जब गियर आगे की तरफ शिफ्ट होंगे इस तरफ, तो आपका जो जे वन है वो अपडेट हो जाएगा जे वन इंटू एन टू ओवर एन वन होल स्क्वेयर, और आपका डी वन अपडेट हो जाएगा डी वन इंटू एन टू ओवर एन वन होल स्क्वेयर। ये कैसे किया, ये आपको याद होगा कि ये टर्म जो यूज की थी पहले डेस्टिनेशन शिफ्ट और शाफ्ट और सोर्स शाफ्ट की रेशो को के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या किया कि जब ये गियर आगे की तरफ शिफ्ट हो गए इस तरफ, तो आपका डेस्टिनेशन N2 बन गया और आपका सोर्स N1 था, लिहाजा J1 अपडेट हो जाएगा J1 इंटू N2 ओवर N1 होल स्क्वेयर, और D1 अपडेट हो जाएगा D1 इंटू N2 ओवर N1 होल स्क्वेयर से। तो
जब ये दोनं J1 यहाँ पे पहुंचेगा तो J2 के साथ इसको ऐड कर दिया जाएगा और इसी तरह D1 को D2 के साथ ऐड कर दिया जाएगा। अब कंबाइन J1 प्लस J2 को JE से रिप्रेजेंट लिखा जा रहा है। JE इज इक्वल टू J1 इंटू N2 और N1, जो कि गेयर्स की वजह से इस पे इम्पैक्ट आया था, और J2 एज इट इज बिल्कुल उसी तरह जैसा पहले था। जबकि आपका जो विस्कस फ्रिक्शन थी D1 और D2, इनको कंबाइन करके DE का नाम दे दिया गया यहाँ पे, जिसमें D1 इंटू N2 और N1 गेयर्स की वजह से, प्लस D2 एज इट इज क्योंकि इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, वो उसी तरह है। दोनों कंबाइन करके लिख दिया DE, और KE जो है इसको इसको लिख दिया अपडेट करके KE इज इक्वल टू K2 उसी तरह से। ठीक है, उसके बाद आप गियर मजीद इम्पैक्ट डालेंगे आपके T1 के ऊपर, टार्क 1 के ऊपर, और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, साथ ही इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और वैल्यू किस रेशियो से चेंज होती है, दैट इज N2 ओवर N1। तो T1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1। ये आपके पास सिस्टम की नया टार्क बन जाएगा विद मोशन। अब ये एक आपको पास ऐसा सिस्टम मिल गया आपको, जिसमें आपको एंगल ऑफ आपको टार्क 1 अवेलेबल है और आपको थीटा 2 अवेलेबल है। आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, जो कि बाय शॉर्ट यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। इसको आप सॉल्व करें तो आपको सेम रिजल्ट इसी तरह से ही मिलेगा। ये सिस्टम टार्क 1 अप्लाई कर रहे हैं और इसको आउटपुट मोशन जो जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो थीटा 2 का है। तो होपफुली आपको गियर सिस्टम यहाँ से कुछ समझ में आ जाएंगे। इसकी दो एक एग्जांपल्स करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। मज़ीद कुछ सवाल है तो आप उसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, उसका अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।